प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में जानकारी कर रहे थे और शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा था हमारे पास जो समीकरण निकल के आई थी वो आई थी KT बराबर R0 माइनस RT। ठीक, इसी समीकरण को हम एक तरह से और निकाल सकते हैं। जो हमने R0 माना t बराबर 0 समय पर कितना था R0, उसके लिए हमने ये मान लिया अब t बराबर 0 समय पर अभिकारक के A मोल प्रति लीटर है। अभिकारक की सांद्रता कितनी है A, और t समय के पश्चात t समय पर इसका x मोल टूट जाता है, तो जो टूटेगा वो क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। x मोल टूट जाता है तो शेष कितना बचेगा, A माइनस x बचेगा। तो इसी समीकरण को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको पता है अभिक्रिया का वेग कैसे कैसे लिखा जा सकता है, माइनस dr बटे dt बराबर प्लस dp बटे dt। शुरू में ये बताया था, ठीक। और dp बटे dt क्या है, अभिकारक की सांद्रता इस समय पर dx बटे dt। तो हम इस अभिक्रिया के वेग को ऐसे भी लिख सकते हैं dx बटे dt के रूप में। समझ गए, फिर से समझ लें। ऐसे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग को माइनस da माइनस एक्स बटे dt। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, चारों तरीके हैं, r बटे टी, p बटे टी, a माइनस एक्स बटे टी या a बटे टी, चारों तरीकों में से कोई से भी तरीके से लिख लें। तो हमारे पास ये आ गया है, हमने एक तरीका चुन लिया dx बटे dt। तो इस वाले तरीके में देखेंगे ये क्या होगा, इसमें अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता ही है। तो इस समय अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई है t समय पर, a माइनस एक्स। अच्छा, एक बात और है, कोई कहेगा कि साहब a क्यों नहीं ले रहे, तो उसके लिए ध्यान दें, अभिकारक की सांद्रता मतलब अभिक्रिया का वेग तभी ज्ञात किया जाता है जब अभिक्रिया चलती है। अगर हम चलेंगे ही नहीं तो हमारा वेग ही ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो 0 सेकंड पर वेग ज्ञात नहीं होता है, हमेशा कब होते हैं, t समय पर जब चलती है अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग फिर से सुन लें, शून्य कोटि के लिए ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी। तो उसमें से मैंने एक ले लिया dx बटे dt, और समानुपाती किसके हो गया, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातक है। अब देखेंगे इसके अंदर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, अभिकारक की सांद्रता कितनी है, अभिकारक की देखें a माइनस एक्स। तो सूत्र आ गया हमारे पास, यहाँ कर रहा हूँ मैं, dx बटे dt समानुपाती हटी गया और इसके लिए लिख दिया ax माइनस 0। किसी भी की घात 0 होती है तो कितना आ जाता है, 1 आता है। तो ये बन जाएगा dx बटे dt बराबर k, dt को इधर ले जाइए, क्या बन जाएगा, dx बराबर k dt। अब क्या करना है, इनका समाकलन करें, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, dx बराबर k dt। इसका समाकलन, dx का समाकलन x होता है और इसका kt। तो उसी समीकरण का एक रूप और निकल के आ गया, k बराबर x बटे t। तो आप इस तरह से भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वैसे आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, इतना ना करके अगर डायरेक्ट करना चाहे कि ये तो हमारे पास निकल गई है। तो देखें, प्रारंभिक सांद्रता इसको किसकी जगह माना है, t बराबर 0 पर r0 के बराबर, और इसको किसके समान माना है हमने, RT के बराबर। तो मान रख दीजिए बस, R0 a मानी थी और ये कितना हो गया, a माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए प्लस एक्स, a से a कट जाएगा। तो बोलो वही KT बराबर x आ गया कि नहीं आ गया, x बराबर KT या KT बराबर x, तो वही मान आ जाता है। तो दोनों तरीकों से ही आप कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये बात समझने की है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया उस समीकरण से भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है आप इसी से निकालें, R0 RT से। R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और RT क्या है, t समय के बाद शेष बची सांद्रता। उसको सिंपल R भी लिख सकते हैं, अगर RT नहीं लिख रहे हैं तो R भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे एक टॉपिक है हमारे पास, दोनों ही हमारे कोर्स में दो क्रिया है, एक तो शून्य कोटि की और एक प्रथम कोटि की। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित और अवकलित वेग समीकरण आ गया है। अब हमारे पास एक टॉपिक है इसमें, अर्ध आयु काल। क्या होता है, तो देखिए कोई अभिक्रिया है R से P,
इसके प्रारंभ में कितने मोल थे? 5 मोल थे। 5 मोलर सांद्रता थी। अभिकारक जब लिया हमने तो 5 मोलरता वाले ली। हम देखते हैं 8 मिनट में ये अपनी मूल सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। तो जितना समय लगा वही क्या कहलाता है? अर्धायु काल। अर्धायु काल वह समय है जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। तो अभिकारक 5 का 2.5 रह गया। अब 2.5 से 1.25 जब रहेगा तो भी कितने मिनट लगेंगे? 8 मिनट लगेंगे। तो अर्धायु काल वह समय है जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। 16 नहीं है अर्धायु काल, 8 मिनट जिसमें आधा रह गया। तो अब देखें, अगर इस सांद्रता को प्रारंभिक को आधा मान R0 मान लें तो बताइए अर्धायु काल T½ लिख लिया मैंने, कितना हो गया अर्धायु काल? T½ T समय पश्चात। तो आधे समय के यानी अर्धायु काल के समय पर क्या होगा? जो अपनी मूल सांद्रता है उसका क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होती है। अर्धायु काल के लिए क्यों हमने लिया है? तो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास थी समीकरण KT बराबर R0 माइनस R, ठीक है। T समय पर, T हमने क्या कर लिया? अगर T मान लो अर्धायु काल हो तो T बराबर T½ पर। अर्धायु काल होने पर क्या होता है? जो बोलो यही समझाया अभी। T समय के पश्चात यानी अर्धायु काल के पश्चात अभिकारक की सांद्रता अपनी मूल सांद्रता की क्या रह जाती है? आधी। बोलो ये क्या? T समय पश्चात शेष बची सांद्रता कितनी शेष बचेगी? आधी। किसकी आधी? जितनी कुल थी, तो कुल की आधी हो गई। मान रख देंगे कि T½ बराबर R0 माइनस R0/2। तो ये रह जाएगा T½ ये R0/2 बचेगा, तो ये रह जाएगा R0/2 की, ठीक। तो ये हमारे पास किसके लिए आ गया? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। तो दो चीजें हमारे सामने आई। अभिक्रिया का वेग जो था, बोलो वो अभिकारक की सांद्रता के क्या था? 0 घात के समानुपाती। यानी अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन बोलो अर्धायु काल समानुपाती आ रहा है कि नहीं आ रहा? T½ आ रहा है R के समानुपाती। तो अर्धायु काल तो R के समानुपाती यानी अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, लेकिन अभिक्रिया वेग समानुपाती नहीं होता है। किसमें? अर्धायु काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। एक बात और ध्यान दें, ये R0 और ये R0 दोनों में फर्क है। ये R के ऊपर घात है, ठीक है, और ये R0 तो R ही है, कुछ अलग नहीं है। बस R0 का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, तो ये R है। ये तो पूरी एक सांद्रता है, लेकिन ये सांद्रता की घात कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब हमारे पास आएगी इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमको क्या करना है? बिल्कुल सिंपल काम है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हालांकि मैं कल इसको कराऊंगा, पर आपको बता देता हूं, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के कितने घात पर निर्भर करता है? प्रथम घात के समानुपाती होता है। 0 घात के समानुपाती है तो शून्य कोटि, प्रथम है तो प्रथम कोटि, द्वितीय तो द्वितीय कोटि। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात पर निर्भर करता है, क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस पर चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू। तो अब आती है हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए पिछली वीडियो अपनी थोड़ी छोटी है, तो अपन उसी में इसको ऐड कर रहे हैं वीडियो को आगे, तो आप देख लेना, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसमें क्या करना है हमको? R से P बन रहा है। T बराबर 0 सेकंड पर कितनी है सांद्रता? R0। T समय पर कितनी हो गई? R। अब देखें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने बताया वेग समीकरण किस हिसाब से लिखते हैं? वह अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया का वेग, बोलो अभिक्रिया का वेग हो गया, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो सूत्र आ जाएगा -dr
बटे dt बराबर के आर। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब r की घात 0 वगैरह नहीं है, r कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस डी आर बटे आर बराबर के डी टी। ठीक है, और माइनस को, इस माइनस को इसकी जगह पर किधर लिख दो, इधर एक ही बात है तो इधर भी लिख सकते हैं। अब अगला पद आता है हमारे पास समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर तो देखो इसका समाकलन करते हैं। डी आर बटे आर बराबर माइनस के और ये डी टी। तो ये समाकलन आएगा। देखिए जब dx बटे x का समाकलन होता है तो ये आता है log x। कितना आता है? log x। तो इसका समाकलन कितना आ जाएगा? log r आ गया बराबर माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी प्रोसेस चल रही है जैसी पहले चल रही थी। t बराबर 0 सेकेंड पर, बोलो t बराबर 0 सेकेंड पर r का मान किसके बराबर हो जाता है? r0 के बराबर। तो r बराबर हो जाएगा r0। ठीक है, मान रख देंगे log n r0 बराबर माइनस के गुणा 0 प्लस सी। तो c बराबर आ जाएगा log n। ठीक है, मान रख दें समीकरण में इस मान को। तो देखें log n r बराबर माइनस के टी प्लस log n r0। ठीक, एक बार फिर से देख ले। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह है जिसमें अभिक्रिया वेग शून्य घात प्रथम घात पर निर्भर करता है। उसके बाद मैंने केवल इसको खोला है, समाकलन किया है। समाकलन में ये बताई दिया dx बटे x का समाकलन log r होता है। log दो तरह का होता है, एक तो log का बेस e होता है जिसको हम ln लिखते हैं, एक log का बेस tan होता है जिसको हम log लिखते हैं सिंपल। e बेस केवल शुरुआती क्रियाओं में काम आता है, बदलना tan में बदल पड़ता है। इसको इसमें बदलने के लिए 2.303 का गुणा करते हैं। एक तो ये ध्यान रखें log a बटे b, इसका मतलब होता है log a माइनस log b। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप देखें ये आ गया, KT को इधर ले आइए, ये इधर आ जाएंगे log n r0 माइनस log n r। बोलो वही कंडीशन आ गई, log a माइनस log b बराबर log a बटे b। तो ये हो जाएगा KT बराबर log n log n को क्या है, ई से tan में बदलना है, तो ये हो जाएगा KT बराबर 2.303 log r0 बटे r। तो ये हमारे पास आ गई कौन सी? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। K क्या है यहाँ पर? वेग स्थिरांक। T क्या है? समय। R0 क्या है? R0 प्रारंभिक सांद्रता। R क्या है? T समय के पश्चात शेष बची सांद्रता। अब हम इसके बारे में जो भी जानकारियाँ वो कल दोबारा इसकी चर्चा कर लेंगे। बाकी आपको समीकरण एक समझ में आ जानी चाहिए, एक ये आनी चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, वही है, R0 को अपन ने क्या माना था? A, और ये क्या हो गया था? a माइनस एक्स। तो अगर आप इन मानों को भी रखेंगे तो यही आ जाएगा KT बराबर 2.303 log a बटे a माइनस एक्स। ये और हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, बाकी कल कराएंगे। थैंक यू।